जो राम या राम नवाम जी की किताब का लोकार्पण और बातचीत का है, मैं जो राम जी से आग्रह करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएं। जो राम जी से बातचीत करेंगे अश्विनी कुमार पंकज, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पर आएं। मैं त्रिपुरारी शरण जी से आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पर आएं। मैं राजकमल प्रकाशन समूह के सीईओ आमोद महेश्वरी जी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आएं। मैं अश्विनी कुमार पंकज जी से आग्रह करूंगा कि वो बातचीत शुरू करें। राजकमल के किताब उत्सव में जो भी लोग यहाँ इस हॉल में उपस्थित हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और जोहार कहता हूँ। और सबसे पहले बधाई देता हूँ जोराम को उनकी किताब के लिए, एक अच्छी किताब के लिए जिसका अभी हम लोगों ने यहाँ जिसकी लॉन्चिंग की। हम आदिवासी लोग लोकार्पण शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो और हमारे पास इस तरह के इवेंट के लिए अपने शब्द नहीं हैं, तो लॉन्चिंग हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जोराम की किताब की यहाँ लॉन्च किया गया, राजकमल ने छापा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये अपने तरह की पहली घटना है जब किसी बड़े प्रकाशन समूह ने, भारत के किसी बड़े पब्लिशर ने किसी आदिवासी की किताब को छापा है और उसका इस तरीके से उसका लॉन्चिंग को ऑर्गेनाइज किया है। ये भारत में मेरे जानते में आज से पहले कभी नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं राजकमल को बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ भारत के 15-20 करोड़ आदिवासियों की तरफ से कि वो जोराम की तरह ही बहुत सारे जो हमारे लेखक लेखिकाएं हैं उनको आने वाले दिनों में मौका देंगे और भारत के साहित्य को समृद्ध करेंगे, क्योंकि भारत का साहित्य बिना आदिवासियों का साहित्य है। तो अगर हम भारतीय साहित्य की कोई कल्पना करते हैं तो आदिवासी साहित्य को इग्नोर करके, बाहर रख के हम आदिवासी साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं भारतीय साहित्य की। तो ये एक मैं आज के इस इवेंट को, आज के इस बुक लॉन्चिंग को इस प्रयास के रूप में देखता हूँ और पुनः आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। जोराम जी को बधाई देता हूँ, राजकमल को भी बधाई देता हूँ और भारत के 20 करोड़ आदिवासियों की तरफ से आप सबको जोहार कहता हूँ। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जोराम से परिचित नहीं होंगे। जोराम यालाम कौन है, कहाँ से आई है? आमतौर पे नॉर्थ इंडिया में इस तरह की शकल सूरत वाले लोगों के लिए बहुत ही अपमानजनक संबोधन प्रचलित है। चिंकी कहा जाता है, चाइनीज कहा जाता है। तो ये न तो चिंकी है न चाइनीज है, विशुद्ध भारतीय हैं और उसकी वंशज हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के असली वंशज माने जाते हैं। तो आप निसी आदिवासी समुदाय से हैं, अरुणाचल प्रदेश से, और आपकी पढ़ाई लिखाई राजस्थान बनस्थली विद्यापीठ जयपुर से हुई है और उसके बाद आगे की जो हायर स्टडीज़ है एमए और पीएचडी वगैरह इन्होंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर से की है और अभी वही पढ़ाती हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में आप लेक्चरर हैं और पढ़ाती हैं, पर ये इनका मूल परिचय नहीं है। मैं इनको तब से जानता हूँ जब मैंने इनका पहला कहानी संग्रह पढ़ा था, साक्षी है पीपल, और वो हिंदी में है। और उसके बाद इनका दूसरा उपन्यास आया जंगली फूल, अद्भुत उपन्यास है। हिंदी साहित्य के लोगों ने शायद उसको नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं हिंदी पत्रिकाओं में, हिंदी जगत में उसकी चर्चा मैंने आज तक नहीं सुनी। किसी आलोचक ने लिखा हो उस पर, यह भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन लोगों ने पढ़ा है उस किताब को। जंगली फूल मिल जाएगा, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जरूर पढ़िए।
आबोतानी माने ये लोग जो अरुणाचल में जो आदिवासी समुदाय हैं वो अलग अलग उनके क्लान्स हैं, अलग अलग उनके गोत्र हैं, कबीले हैं, जो अपने को यूनिफॉर्मली आबोतानी ग्रुप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आबोतानी का वंशज मानते हैं। और तो उसकी कथा है, उस पुरखा की कथा है। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि आदिवासी लोगों का जो ट्रेडिशन है स्टोरी टेलिंग का, उसकी ये सच्ची रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी टेलर है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगा कि आज आप लोग हमारी बातचीत न सुनिए, इनसे कहानी सुनिए। कहानी कहने की जो हम लोग आमतौर पे किस्सा गोई के रूप में जानते हैं, अद्भुत आदिवासियों में स्टोरी टेलिंग की जबरदस्त परंपरा है। वो गीत में बात कहते हैं, कहानियों में बात कहते हैं, मुहावरों में कहते हैं, बुझौल में कहते हैं, नाच के कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज से कहते हैं। उनके कहने के डिफरेंट वेज हैं, कई तरह के उनके एक्सप्रेशंस के मोड और मीडियम्स इतने डाइवर्सिटीज वाले हैं कि आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं राजकमल को आज के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने और मेरे ख्याल से मेरी जो जानकारी है कि राजकमल से प्रकाशित होने वाले पहले जो आदिवासी हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिनकी आदि धर्म किताब छपी है, वो धर्म पे, आदिवासी धर्म के ऊपर है। दूसरे मेरे ख्याल से वंदना टेटे हैं, जिनकी किताब छपी है वाचिकता, जो आदिवासी दर्शन और सौंदर्य शास्त्र पे है। और तीसरे जसिंता की कविता संकलन आई है, ईश्वर और बाजार। और मेरे ख्याल से 4, अब सोचिए देश का इतना बड़ा पब्लिशर इन तक पहुंचा है तो उसका क्रम सिर्फ चौथा है। अगर आधिकारिक रूप से भारत में आदिवासियों की जनगणना के आंकड़े देखें तो 8.6% है, तो कम से कम 9 आदिवासी तो छप ही जाने चाहिए थे अब तक रिप्रेजेंटेशन के, डेमोक्रेसी के हिसाब से। पर डेमोक्रेसी आदिवासियों के लिए कहीं नहीं, भारत में आज तक कहीं नहीं। खैर वो एक अलग विषय है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम आते हैं तानी कथाएं पर, जो जोराम यालाम नाबाम की कथा है, कहानी है। और ये कहानी इनकी नहीं है, ये इनके पुरखों की कहानी है, इनके समाज की कहानी है, इनके लोगों की कहानी है कि इन्होंने इस जीवन को कैसे देखा, समझा और उसमें कैसे रहना है, ये परंपरा विकसित की, उससे जुड़ी कहानियां हैं। तो मैं इससे पहले कि इनसे कुछ बात करूं, मैं चाहता हूं कि ये इंटरेक्टिव हो। अगर आप जोराम यालाम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग किताब पर आएंगे। नहीं, मैंने तो जो बहुत संक्षेप में बता दिया कि ईटानगर में जोराम गांव की है, इसलिए इनका नाम जोराम यालाम। हाँ, आप सभी को जो मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम, जो मेरे बराबर के हैं उनको बहुत प्यार, और हमसे छोटे हैं उनको स्नेह। और आपको मैं आपको तो पहले ही प्रणाम कर चुकी हूँ। मैं सबसे पहले राजकमल प्रकाशन समूह वाले लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस बात का एहसास कराया कि मैं भारतीय जो इंडियन लोगों के साथ मैं हूँ, मैं इंडियन हूँ, और आपके साहित्य के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। तो आपने कहा कि ये लोग मौका नहीं दे रहे हैं ये हमको मौका दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मौका क्योंकि पता भी नहीं चलता है ना, कभी कभी हम लोग ट्राइबल लोग बहुत थोड़ा सा अलग मतलब क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के दोस्ती करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, या ऐसे स्वभाव हमारा होता है, तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन उनको पता चला तो उन्होंने हमें ये किया, जानबूझकर ये लोग हमको नहीं छोड़ते, मेरा ऐसा यकीन है। तो मैं सबसे पहले राजकमल प्रकाशन वालों को तो धन्यवाद करती हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं कैसे पहुँची उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ। उनको इस तरह से मैं धन्यवाद भी कर सकती हूँ।
तो जब इस किताब की मैंने रचना कर ली, मतलब मैंने लिख ली थी, तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि अब मैं प्रकाशक ढूंढूंगी। ऐसा मैं विचार कर ही रही थी, तो एक दिन एक फ़ोन आया। वो फ़ोन था हमारी अनी वंदना टेटे जी का। अनी मतलब हम दीदी को कहते हैं, बड़ी दीदी। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो आजकल। हमने कहा कि हमने किताब लिखी है, आदिवासी विश्व दृष्टि पर मैंने किताब लिखी है, तो मैं प्रकाशक ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बार भेज के देखो, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है मैं पढ़ती हूँ, फिर हम देखते हैं कहाँ इसको ये कर सकते हैं। तो हमने उनको तुरंत भेजा। तो उन्होंने समय नहीं लिया, बस एक सप्ताह में उन्होंने पढ़ लिया और कहा कि इसको कैसे भी करके हमें राजकमल प्रकाशन वालों से बात करना चाहिए, ये वहाँ छपने लायक है। ऐसा कहा तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ कितने स्तर का है, लायक है ना लायक नहीं है, इसका तो मुझे खबर नहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद यहाँ बैठे हैं सर आप ही ने ये जो है राजकमल वालों को मेरा उसको भेजा, फिर राजकमल वालों ने के साथ फिर पत्र व्यवहार वगैरह हुआ, फिर ये यहाँ पहुँची। तो यहाँ तक पहुँचने में आप दोनों का ये है हमारा साथ रहा। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस किताब में जो क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो व्याकरणिक थोड़ी सी अशुद्धियाँ हो जाती है, तो उसको ठीक करने में मेरे एक मित्र हैं रजनीश सचान, उन्होंने मदद की। उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी के सामने। और दूसरी बात, आपने जब पहली मतलब ऐसे बोले कि चिंकी चाइनीज़ बोलते हैं, गाली के रूप में अगर आप कहते हैं तो किसी को भी बुरा लगता है, लेकिन मैं पर्सनली क्या सोचती हूँ, अगर कोई मुझे नेपाली कहे तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि नेपाली सुंदर लोग ही होते हैं। और चाइनीज़ भी कहते हैं तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, चाइनीज़ लोग भी सुंदर लोग ही होते हैं। लेकिन बस इतना ही कि बार बार कहा जाए कि आप इंडियन नहीं हैं तो थोड़ी सी झिझक होती है, लेकिन वो नहीं जान के बोलते हैं, तो इसलिए पर्सनली मुझे इतना बुरा नहीं लगता लेकिन जितना हो सके हम आपके सामने आ रहे हैं और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ रूबरू होंगे, तो मुझे पूरा यकीन है एक दिन पूरे भारत के बच्चे जानेंगे कि हमारे जैसे चेहरे वाले लोग भी भारतीय हैं, और इस तरह की जो परेशानियां हैं हमारे लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता वो नहीं होगा, मैं ऐसा यकीन करती हूँ। ये किताब आपके सामने है, उसी के लिए ये एक कदम भी है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा नाम यालम है, जोराम नहीं है। जोराम मेरा सरनेम है और यालम मेरा नाम है, और बस यही है जोराम क्यों है सरनेम? हम ऐसा ही करते हैं, हमारा सरनेम पहले लगता है, नाम पीछे लगता है। जोराम जैसे मैंने देखा आपके गांव का नाम जोराम, क्योंकि जोराम एक स्थान है और बहुत बड़ा गांव है, उसमें जोराम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ जोराम लोग नहीं, और भी बहुत लोग हैं उसमें, लिखा है, लीचा है, ताज है, और भी बहुत लोग रहते हैं और क्लान के लोग, लेकिन जोराम लोग संख्या में अधिक हैं, तो स्थान का नाम भी जोराम पड़ गया तो आप जोराम से हैं इसलिए जोराम याला? नहीं, मैं जोराम हूँ, जोराम की वजह से उस स्थान का नाम जोराम पड़ गया ये आप लोग देख रहे हैं तानी कथाएं। इसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें जो एंसेस्ट्रल, जो पुरखा जो कथन है, पुरखा जो अनुभव, विश्वास, जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, पसंद नापसंद, युद्ध और प्रेम, ये उसके बारे में, और यह सब सच, क्योंकि आदिवासी विश्वास में न तो सच होता है न झूठ होता है, जो है सो है। अगर सृष्टि में कुछ है तो वह है, उसका होना ही महत्वपूर्ण है। उसका होना गलत है या सही है, ये तय करने का अधिकार इस प्लैनेट के किसी भी एलिमेंट को नहीं है, वो भले ह्यूमन क्यों ना हो। क्योंकि जो सृष्टि करता है, मतलब जब हम सृष्टि करता कर रहे हैं तो उसको मेल के संदर्भ में ना ले, वो मेल भी है, फीमेल भी है, वो जेंडरलेस है। तो जो सर्वोच्च
सृष्टिकर्ता है जिसने इस पूरे कायनात की रचना की है, उसने एक रेत का कण, एक पत्थर बनाया है, तो उसका भी इस प्लेनेट पे होने का महत्व है। इसलिए जब कोई ह्यूमन राइट की बात करता है तो हम कहते हैं कि जो आदिवासी राइट की बात है, आप उस दृष्टि से देखो, क्योंकि ये प्लेनेट ह्यूमन की बपौती नहीं है। ये परिंदों का भी है, ये जानवरों का भी है, ये पेड़ पौधों और वनस्पतियों का भी है, जो दिखते हैं उनका भी है और जो नहीं दिखते हैं उनका भी है। तो जब अगर आप अपने होने की बात करते हैं तो आपको पृथ्वी ग्रह के समस्त देखे और अनदेखे जीवों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, उन वनस्पतियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जिनको आप घास की तरह तुच्छ मानते हैं, पर वो आपकी तुच्छता के बावजूद, आपके रौंदे जाने के बावजूद वो हर बार उगाते हैं और आपके पैरों की चुनौतियों को और उसके आक्रमणों को लगातार झेलते हुए जिंदा रहते हैं। तो जोराम जी, आप बताएं कि जैसे आपने कहा कि आपने क्यों ये, आप तो बहुत अच्छी कहानियां आपने साक्षी है पीपल में लिखी, उसके बाद आपने इतना खूबसूरत सुंदर नॉवेल लिखा जंगली फूल, जिसमें आपने आबोतानी जो पुरखा हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से आपने बातें बताई और उस उपन्यास में। उसके बाद भी आपको इसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तनी कथाओं को, तनी यानी हमारे पूर्वज हैं, और तनी एक पूर्वज का भी नाम है, और तनी मनुष्य जो सभ्यता है, मानव सभ्यता के जो विकास क्रम है उसको भी हम तनी कहते हैं। और तनी सारा जो अस्तित्व है, संपूर्ण जो अस्तित्व है उसको भी हम कहते हैं। आकाश को भी हम तनी कहते हैं जो शून्य है। तो यानी तनी पूरा एक दर्शन है, एक पूर्वज के साथ जुड़ करके। तो इस पर काम करने के लिए मैंने को लेकर के मैंने बहुत गंभीरता से लिया, और इस किताब पर मैंने 7-8 साल काम किए, तब जाकर के ये किताब आई है। तो इसको सबसे पहले करने के पीछे जो कारण है तो यही है कि एक हमारा जो आदिवासी समाज है वो बहुत ज़्यादा क्या कहें कि कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। कन्वर्जन मतलब धर्म परिवर्तन बहुत अधिक है। तो हम हिंदू बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। तो किसी धर्म को अपनाना बुरा नहीं है, लेकिन उसको अपना लेने से हमारी सारी पहचान मिट जाती है, हमारा इतिहास मिट जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वज चेंज हो जाते हैं ना। अगर हम क्रिश्चियन हो जाते हैं तो हम अपने पूर्वजों की कथा नहीं कहते हैं, हम वो ईसाइयों के जो उनके जो अलग देश के जो उनके पूर्वज हैं उनकी कथाओं को कहते हैं। अगर हम हिंदू हो जाते हैं तो हम अपने उसमें भी हम वो छोड़कर किसी और के पूर्वजों की कथा गाने लगते हैं। तो वो बुरा नहीं है, लेकिन इसके जब हम गहरे में जाते हैं तो इसकी बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम अपने इतिहास से हट जाते हैं, और जब हम अपने इतिहास से हट जाते हैं तो अगर हम हिंदू बन भी जाते हैं तो हम हिंदू जो लोग हैं या समाज जो है हमको पूर्ण रूप से हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे ना, हो नहीं सकता। हम पूरी तरह से आपके साथ विलय नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में हम दो नाव पर पांव रखते हैं, न इधर न उधर। ऐसे में बहुत से मानसिक संघर्ष है, बहुत तकलीफें। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता दो, क्रिश्चियन कहता है स्वर्ग नरक है, हिंदू कहता है स्वर्ग नरक है, मुस्लिम भी कहता है स्वर्ग नरक है। पर हमारे समाज में स्वर्ग नरक की कल्पना नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है। जब हम मरते हैं अपने पूर्वजों के पास जाते हैं, और हमारे पूर्वज वो ईश्वर नहीं है जो हमको पाप पुण्य के आधार पर वो निर्णय देते हैं कि आप इसमें नहीं रह सकते, उसमें नहीं रह सकते। हम चाहे कितने भी क्रिमिनल क्यों ना हो, कुछ समय हमारी आत्माएं ऐसे मरने के बाद ऐसे मानते हैं कि वो अतृप्त आत्माएं थोड़ी देर की भटकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज इतने प्रेम के साथ हम जुड़े हुए होते हैं कि कुछ समय बाद वही उनकी आत्माएं आकर के हमको फिर मुक्त करके ले जाते हैं। तो ये जो कल्पना
चाहे स्वर्ग नरक की कल्पना आपकी हो या मेरी हो या पूर्वजों की जो दुनिया है वो भी कल्पना ही है, लेकिन अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर हमारी संस्कृतियाँ बनती है और हमारे जो रहन सहन, हम जो कुछ भी करते हैं वो बनती है। तो ऐसे में क्या है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्रिश्चियन होकर के जब मरते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे कल्चर में अपने पूर्वजों की आत्मा को हम बुलाने का हमारा जो रिवाज कर्मकांड होता है, रिचुअल्स होता है, तो उसमें उनको बुलाएं कि किनको बुलाएं कि बहुत मिक्सअप होता है। ऐसा में एक तरह से वो एक मानसिक द्वंद्व बहुत गहरा है जिसको मैं आपको बता नहीं सकती, जिसको लेकर के बहुत बहुत संघर्ष है हमारे समाज में। तो इसलिए मेरा ये दिमाग में ये आया कि क्योंकि हम लोग जो हमारा जो दर्शन है या हमने अपने जीवन को एक सिद्धांत के रूप में नहीं जिया है, हम उसको एक व्यवहारिक एक बिल्कुल एक सहज होकर के जीते हैं। तो उसको एक क्या कहें एक लिखित रूप में रखना ज़रूरी है ताकि लोगों का कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर हो, क्योंकि ये लिखित में नहीं है, सैद्धांतिक रूप में नहीं है। तो हमारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास धर्म नहीं है, एक ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं है, इसका मतलब हम लोग बैकवर्ड हैं। तो क्योंकि प्रारंभ में कोई धर्म था ही नहीं, तो हमारा आदिवासी भी अपना कोई उस तरह का ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं है। इसके बावजूद युगों युगों से ये समाज संतुलित रहा है, अनुशासित रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं, कई प्रथाएं हैं, कई परंपराएं हैं, कई आस्थाएं हैं जिसने हमारे समाज को संतुलित रखा है, अनुशासित किया है। तो ये अनुशासन के कौन कौन से ढंग हैं जिसको जानना ज़रूरी है। हमको बैकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बैकवर्ड फील करते हैं इसका अर्थ है कि हमको अपने पूर्वजों के प्रति हम शर्मिंदा हैं। क्यों शर्मिंदा हो? तो जब तक हम अपने पूर्वजों की, जैसे कि टैटू हम बनाते हैं, टैटू जो है वो हमारे समाज का एक ज़रूरी जो एक प्रथा है। तो ये जो हम सिर्फ सुंदर दिखने के लिए टैटू नहीं बनाते हैं, टैटू के अर्थ होते हैं, उसमें अपना एक दर्शन होता है कि अगर मान लीजिए किसी दुश्मन को अगर मारे हैं या किसी जानवर को मारे हैं या कुछ भी अगर करते हैं, या फिर नहीं मार करके जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचारवान हो जाते हैं, बहुत क्या कहेंगे, बुद्धिशील बहुत बुद्धिमान, यस यस, हाँ, बुद्धिमान हो जाते हैं, तो उसकी अपनी अलग पहचान हम टैटू बनाते हैं। तो क्या होता है कि हम बिना कुछ कहे ही उनके शरीर कि जो टैटू है उसे देख करके ही हम पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति सम्मानित है, क्या है, और हम मतलब शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बिना शब्द, बिना कुछ कहे, मौन में हम उनके प्रति अपने एक भाव बनाते हैं। तो वो आपके भीतर एक अलग एक डिसिप्लिन पैदा करता है, एक अनुशासन पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। तो उसको लिखित रूप में अब लाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे धर्म, बहुत सारे भगवानों का आक्रमण हो गया है, जिसकी वजह से ऐसे ही हम लोग बहुत कंफ्यूज थे और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। तो ये बीमार दिमाग होता जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर के मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि इसकी वजह से पूरा समाज चेंज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ न कुछ एक संतुलन को बनाए रखने में मेरा हाथ ज़रूर होगा। तो इसी आइडिया को लेकर के ये किताब, क्योंकि इसमें कई कथाएं हैं, कथाएं सिर्फ नहीं है, कथाओं के सहारे मैंने वो हमारा जो दर्शन है, हमारा जो विश्व दृष्टि है, उसको सामने रखा है। थैंक यू। तो आपने सुना कि इस किताब की रचना के पीछे मूल मंशा क्या है, कि जो आदिवासियों की जो मनस्थिति है, बाहरी समाज, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, दीक्षा, सिनेमा, कला, साहित्य, उन सब के माध्यम से जो उनके ऊपर आक्रमण है। जैसा अभी हाल में आपने नॉर्थ ईस्ट पे एक फिल्म आई, बहुत उसकी चर्चा हुई, अनेक,
बहुत स्टीरियोटाइप फिल्म है और नॉर्थ ईस्ट की बहुत ही गंदी तस्वीर पेश करती है, पर हिंदी समाज ने उसको बहुत आह वाह करके लिया। ये बिल्कुल जो 1970-72 में एक फिल्म आई थी, देवानंद और किसकी थी मुझे याद नहीं अभी, उस फिल्म से भी घटिया ये फिल्म है। तो उसका बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ था नॉर्थ ईस्ट में 70 के ज़माने में, और जिसके कारण से वहाँ बाद में हिंदी फिल्मों को वहाँ के समाज ने बैन कर दिया, और हिंदी फिल्में हाल तक मेरी जानकारी है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं नहीं चलती है ना। तो ये जो राम ने आपसे कहा, दरअसल आदिवासियों के जो कहने का तरीका है वो उस तरीके से उन्होंने कहा। मुझे वो तरीका नहीं आता है क्योंकि मैं आदिवासी नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे कहने में थोड़ी तल्खी, थोड़ा जोर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ तो सीख पाऊँ आदिवासियों से। अभी तक सीख नहीं पाया। मैं बचपन से वहाँ हूँ, उनके साथ हूँ, उनके अंतरंग परिवार की तरह हूँ, तब भी मैं आदिवासी संस्कृति को उतनी तरीके से अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि संस्कृति अपने आप में आप सब जानते हैं, जो लोग बैठे हैं, वो एक बहुत विराट संसार होता है और सदियों की यात्रा में उसकी निर्मिति होती है और होते रहती है, वो जड़ नहीं होती है। तो आसान नहीं है कि 2-4-5 दिन आदिवासियों के साथ मिलके 2-4 साल रह के आप उन पे कुछ लिख दें। आप जो लिखेंगे निश्चित तौर पे वो नहीं लिखेंगे जो आदिवासियों का है, आप वही लिखेंगे जो आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी जो संस्कृति है। तो मुझे लगता है जिस कंफ्यूजन की बात इन्होंने की वो बाहरी और भीतरी दोनों कारणों से है। और जैसा उन्होंने कहा कि इतने सारे अलौकिक लोग आ रहे हैं जिनको हम ईश्वर कहते हैं, उससे आदिवासी लोग कंफ्यूजन में हैं, लगातार कंफ्यूज हो रहे हैं। एक सिस्टम में अब उनको नागरिक होने के लिए, इंसान होने के लिए एक पहचान पत्र बनाना जरूरी है। अगर वो नहीं बनाते हैं तो ऐसे ही इंडियन नहीं माने जाते हैं, आधार कार्ड नहीं होगा तो लीगली नहीं माने जाएंगे। तो अब ये आधार कार्ड होने से कोई इंसान होता है, ये आदिवासी लोग बहुत कंफ्यूज हैं इस बात को लेके कि कोई एक नंबर होता है इंसान का जिससे आप नागरिक कहे जाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जोराम जो एक इलाका है, गांव नहीं है, गांव लिखते हैं। जहां तक मैं समझता हूं आदिवासियों की गांव की कोई कल्पना नहीं होती, एक क्षेत्र की कल्पना होती है, स्पेस की कल्पना होती है जिसमें वो रहते हैं। वो पूरा स्पेस उनका होता है, एक क्लान का होता है, एक गोत्र का होता है, एक टोटेम का होता है। गांव जैसी कोई कल्पना नहीं होती है। मान लीजिए कि एक घर यहाँ हो सकता है, एक घर यहाँ हो सकता है, एक घर 5 किलोमीटर दूर हो सकता है, पर वो एक पूरी टेरिटरी जो है, वो पूरा जो एक स्वायत्त क्षेत्र है वो एक क्लान का होगा और उसमें वो लोग रहेंगे। तो ये जो तानी कथाएं हैं, तानी का अर्थ जो उन्होंने कहा, मैं उस पर थोड़ा लौटना चाहता हूँ। तानी का अर्थ होता है शून्य। हिंदी के लिए समानार्थी शब्द हो सकते हैं निराकार, निरंग वगैरह वगैरह। मैं सर बता देना चाहती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए तानी शब्द को हम नथिंगनेस से लेते हैं। यहाँ हमने जिमी जमा रखा है, उसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जिमी जमा यानी नथिंगनेस, शून्य। तो इसी से हमारी संस्कृति निर्मित होती। कैसे? जैसे नाम रखा जाना, जैसे मेरा नाम यालम है। यालम एक जैसे एक शब्द है इस शरीर के लिए, एक पहचान के लिए, क्योंकि ज़रूरी है काम मतलब चलने के लिए। तो यालम का शाब्दिक अर्थ नहीं है। अगर आप इस शब्द के पीछे अर्थ ढूंढेंगे तो फिर इसका कुछ ये नहीं है। जैसे कि हिंदी में चांदनी रख दी तो चांदनी का मीनिंग हो गया, शीतल रख दे, शीतल का मीनिंग। यालम का कोई अर्थ नहीं होता। तो अगर आप यालम शब्द सुनेंगे तो आपके दिमाग में बहुत कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि विचार ही नहीं आता है, क्योंकि इसकी कोई अर्थ ही नहीं है। जस्ट एक प्रतीक शब्द है ये। तो ये जिमी जमा यानी नथिंगनेस यानी शून्य, उसी से हमारी भाषा बनती है, उसी से हमारा कल्चर बनता है। जैसे कोई भी
बहुत ज़रूरी बात करनी हो तो अभी भी गांव में ये प्रथा है कि एकदम सुबह सुबह जो भी रिचुअल्स होते हैं या शादी विवाह में भी जो बातचीत ज़रूरी बातचीत होती है एकदम सुबह सुबह की जब सूरज उगने से पहले जो बातचीत होती है उसमें आपका जो माइंड है वो जिम जमा है, यानी शून्य, नथिंग, बिल्कुल आप कुंवारे हैं, आपका जो माइंड जो है ऐसा में आप जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य होगा, वो सही होगा। लेकिन अगर शाम के समय हम कहेंगे तो दिन भर हमारा दिमाग बहुत दूषित हो चुका है, तो बहुत चीज़ें हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी बातों को हम एकदम सुबह कहते हैं और इसी को मान्यता मिलती है। ये इसी जिमी जमा से ही, इसी शून्य से ही हमारी संस्कृतियाँ निर्मित होती है। तो ये तानी दर्शन है। तो तानी शब्द का जो मतलब है मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में बताया। तो आदिवासियों ने शून्य से जीवन और संस्कृति बनाया, गैर आदिवासियों ने शून्य से गणित बनाया और उस पर हम बहुत इतराते हैं। हमने देखो, हम दुनिया का विश्व गुरु हैं, हमने शून्य दिया और शून्य दे के क्या किया? हिरोशिमा पे बम किया। उस शून्य का जो सबसे दर्दनाक इतिहास है ह्यूमन हिस्ट्री में वो ये है। और एक संस्कृति ने उससे एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसे दर्शन का निर्माण किया जो आपको ट्रू लर्नर बनाता है। जब आप, जैसे उन्होंने कहा, नथिंगनेस है, आपका दिमाग खाली है तब आप सीखेंगे। कूड़ा कचरा अगर पहले से है, अच्छा बुरा पहले से है, तो फिर आप नया क्या सीखेंगे? इसलिए इस शून्य की संस्कृति को समझने के लिए और समझाने के लिए इस तरह की जो रचनाएं हैं वो इस दुनिया को, उसकी और न सिर्फ आदिवासी समाज को जो लगातार उस तरह के सांस्कृतिक आक्रमणों को झेल रहे हैं, बल्कि उस दुनिया को जो आक्रमणकारी हैं वो खुद भी आदिवासियों से कहीं ज्यादा मुश्किलों से ग्रस्त है। जब से हम सिविलाइजेशन का हिस्ट्री पाते हैं आफ्टर हड़प्पा, हम 3000 साल का इतिहास हमारे सामने है कि हम अभी तक अपनी बेटियों को अपना अधिकार नहीं दे पाए। बाकी दूसरे सत्ता, अर्थ और वो दूसरी सारी चीजें तो आप छोड़ दें। पंकज जी, उनको बोलने दीजिए ना। जी हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ अगर आपको तकलीफ है तो। मैं इनकी बात के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे जब आदिवासियों की बात होती है तो ये क्यों ऐसा होता है? सर मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा, मैं ऐसे भी बहुत नर्वस हो रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कुछ बातें हों। आया, ये जानते हुए भी आया मैं। हाँ, तो आप, मेरा ख्याल है कि आप कहानियां सुनाएं, अपनी बात कहें। नहीं, मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगी। इस किताब पर थोड़ी सी और बस 2-3 मिनट का की कुछ बातें बताऊंगी। इसके बाद मैं तो मेरा मतलब जो मैं कहना चाहती थी वो मैं भूल गई हूँ। मुझे लगता है हमको यही छोड़ देना चाहिए। नहीं, आप बात करें ना। आप बोलिए, कंटिन्यू। ये जो 8 साल आपको, यालम जी, आपको 8 साल लगे इस किताब को तैयार करने में जी। तो उस 8 साल का जो प्रोसेस है बताइए, वो थोड़ा हम लोगों को बताइए, क्या प्रोसेस था उसका? जी, तो ये रिसर्च बेस्ड बुक है, क्योंकि ऐसी बातें वो कितना सच है, कितने लोग उसको मानते हैं, उसकी सत्यता, उसकी प्रामाणिकता को सामने लाने के लिए मुझे शोध करना ज़रूरी ये लगा। और शोध में आपको समय लगता है, और क्योंकि कोई भी एक चीज़ में लाऊंगी ये तो पूरे समाज को समर्पित होगा, तो मेरे लिए बहुत मतलब ये बात थी। और ऐसे भी तानी शब्द को लेकर के हमारा समाज बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। कुछ भी लिख दें तो ये मैं क्योंकि इस किताब पर काम करना शुरू किया था तो मुझे बहुत से बड़े लोगों ने डांटा भी कि एक लड़की होकर ये सब काम करे, तुम, हम नहीं कर पाए, तुम कैसे करोगी। उनको यकीन नहीं हुआ था। तो ये इसलिए भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो तानी जो है उसमें 5 क्लान आते हैं और सभी में एक कहानी जो है अलग अलग ढंग से कहते हैं।
एक ही कहानी को निशी वाले कुछ कहेंगे और उसको आदि वाले कुछ कहेंगे, या निशी के अंतर्गत ही दो दो कोस पर थोड़ा थोड़ा अलग कहते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम था कि मैं इसको कहानी को मुझे अपनी तरफ से दे करके नहीं बनाना है, जो है उसी में से मुझे रखना है, लेकिन उसमें से किसका जो है वो सही लॉजिक ज़्यादा लगता है उसी को मुझे रखना है। तो उसमें इतने साल इसीलिए लग गए सर। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि जैसे एक छोटी सी कथा है, कैसे करके मैंने काम किया। एक कथा है कि आबोतनी की बहुत सारी पत्नियां होती है, बहुत पत्नियां, क्योंकि वो बहु विवाह प्रथा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे समाज में बहु विवाह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन कथाओं में एक कथा है, आबोतनी की बहुत सारी पत्नियां होती है, और जब आपकी एक से अधिक पत्नियां होती है तो पत्नियों के बीच बहुत सी राजनीति चलती है कि प्रेम है नहीं है उसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पुरुष उसके साथ ज़्यादा रहें उसके लिए कई तरह की चीज़ें चलती है। तो इसमें भी होता है कि पत्नियां आबोतनी को बहुत अच्छे भोजन बना के खिलाती ताकि वो उसके साथ ज़्यादा रहे। तो ऐसे में सारी को नहीं कहूँगी, उसमें से एक पत्नी ऐसी होती है कि उसका भोजन, उसका जो वो सब्जी बनाती है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो तनी जानना चाहता है कि ऐसा क्या डालती है सब्जी में जो इतना ज़्यादा ये है। तो एक दिन वो चुपके से देखते हैं, भोजन बना रही होती तो तानी देखते हैं, तो देखा तो वो जो स्त्री है, पत्नी जो है, वो अपने ही बॉडी की जो चर्बी होता है ना उसको काट के सब्जी में डालती है और इसीलिए सब्जी टेस्टी हो रही। तो इसलिए आबोतनी जो है ना उसको उस पत्नी को छोड़ देते हैं, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव नहीं होता है कि आप मतलब मनुष्य को ही खाएं, तो इसीलिए वो पत्नी को छोड़ देते। ये कथा ऐसी है। तो इसी कथा को सभी जो ट्राइब है वो अलग अलग ढंग से कहते हैं। एक कहते हैं कि ये नहीं, ये मीट चर्बी को नहीं डालती थी, वो थूक को डालती थी सब्जी में। तो कोई कहते कि नहीं, अपने शरीर के जो क्या कहते हैं मल, जो मेल सॉरी मेल को डालती है, इसलिए वो टेस्टी हो जाती है। तो फिर मैंने उस सभी को देख करके एक लॉजिक लगाया कि अगर आप सब्जी में थूक को डालेंगे तो टेस्ट कैसे आएगा। दैट इज इम्पॉसिबल ना, क्योंकि थूक में टेस्ट होता तो हमको टेस्ट का ही पता नहीं चलता ना। थूक में टेस्ट नहीं है, इसीलिए हमको बहुत से स्वाद का पता चलता है। तो इसका तो मीनिंग नहीं हुआ, तो मैंने उसको छोड़ दिया। वो मौजूद है समाज में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसको छोड़ा। तो दूसरे ने कहा कि वो मेल को डालते हैं। अब मेल, ये भी तो कुछ मतलब लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि इससे स्वाद नहीं बढ़ता। तो फिर देखा कि जो वो अपने चर्बी को काट के डालती है, तो चर्बी को काट के डालती नहीं डालती वो बात नहीं है। बात ये है कि अगर आप सब्जी में तेल को डालते हैं और ये फैट्स को डालते हैं तो उससे स्वाद तो बढ़ता है। तेल ही तो है ना। जैसे ये जो है जानवर की जो चर्बी होते हैं उसको भी सब्जी में आप डालते हैं तो उसका स्वाद बढ़ता है, और आप जो तेल फ्राई करके खाते हैं उसमें तेल डालते हैं उसमें स्वाद बढ़ता है। तो मैंने इसको रख दिया कहानी में, कथा में। मैंने अपनी तरफ से, मुझे नहीं रखना था। तो ये जो चुनाव जो तरीके थे ये बहुत बहुत कठिन था। मैं इसको काम करते समय ये कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें इतनी मेहनत थी, लेकिन इस तरह से चुनने में बहुत साल लगे और बहुत ज़्यादा मेहनत किया सर मैंने, तो इसीलिए समय लगा। कुछ सवाल अगर श्रोता भी हमें पूछना चाहें यालाम से तो पूछ सकते हैं। भाषी लोगों को भी सुनने में उतना ही आनंद आता है। यालाम जब अपनी बात रख रही हैं तो लग रहा है कि हम और सुने। मैं आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गई। मैं आपको एक बात बता देती हूँ ना, थोड़ी सी भूमिका चीज के लिए मैं अपने प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ये बताया जाए कि नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट अपने आप में कल्चर है, और नॉर्थ ईस्ट में जो नेचुरल ब्यूटी है, जो वहाँ अलग अलग नृत्य है, जो वहाँ की खान पान रहन सहन है, उसका आपकी इस किताब में कहाँ तक हस्तक्षेप?
नहीं, खान पान वगैरह उस सब को लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा ये नहीं की है। रिचुअल्स पार्ट को भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं उतने मतलब रिचुअल्स में इतना मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इतना जाऊँ। रिचुअल्स बियॉन्ड रिचुअल्स, क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति बिना दर्शन का नहीं होता है। दर्शन से ही वो बहुत सी जो रिचुअल्स वगैरह आते हैं, और उसी से संस्कृतियाँ, अलग अलग संस्कृतियाँ निर्मित होती हैं। तो मैंने बियॉन्ड रिचुअल्स जो चीज़ें थी उसको देखने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ें हैं जो आप पूछ रहे हैं ना। और इसके बाद आपने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट लोगों को मैं जानती हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इतने दूध के धुले नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको बहुत से लोग हैं जो हम लोग बाहर जाते हैं, तो अगर आपसे पूछते हैं कि आप नेपाली हैं क्या, तो हमको वो एक थोड़ा एक गुस्सा सा आने लगता है। वो गुस्सा इस तरह का है, उसमें देशभक्ति वाली गुस्सा नहीं होता है। उसमें होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि नेपाल हमसे गरीब है या छोटा देश है, और आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे नेपाली कहने की। तो वो इसमें देशभक्ति वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा, जब आपसे कहें कि आप जापानीज हो, तो हम खुश हो जाते हैं। हम जापानीज नहीं होने से भी कहते हैं यस 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 आई एम जापानीज। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, जापान क्योंकि हमसे समृद्ध है, तो हमको थोड़ा एक मजा सा आता है मतलब। और इसके बाद अगर आपको चाइनीज कहेंगे, आप चाइनीज हो, तो गुस्सा सा आने लगता है। तब हम कहते हैं हम इंडियन है, तब देशभक्ति थोड़ा सा जगने जैसा लगता है, क्योंकि सबने कहा कि चाइना हमारा दुश्मन है तो इसीलिए मैं पर्सनली, अगर मुझे कोई चाइनीज चिंकीज जो भी बोलते हैं, मैं नाराज नहीं होती हूँ। समझने की बात है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी थोड़ा सा ऐसा कहते हैं, तो कहाँ कहाँ वो इमोशन दिखाने लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते पर्सनली। ये देशभक्ति चेंज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उसको दिल से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये अमरता का अंश पाना है हमेशा के लिए? ताकि क्या चीज है जो मोटिवेटेड करता है एक लेखक को नहीं कुछ पाते हुए भी लिखना? मैं पर्सनली, बाकी का मुझे पता नहीं मैं इतना क्यों मतलब एक अधिकार के साथ कहूँ कि सभी जो लेखक इसलिए लिखते हैं। मैं पर्सनली, व्यक्तिगत जो मेरा ये है कि मैं आउट ऑफ पेन लिखती हूँ, दर्द से लिखती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं देखती हूँ उसको मैं फील करती हूँ, और इतने गहरे से फील करती हूँ कि मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, और मेरा बस चले तो मैं जादू से इन तकलीफ को दूर कर दूँ। तो जब मैं नहीं कर पाती तो मैं लिखती हूँ। वेदना है। बहुत अच्छी चर्चा हुई, और खास करके पूरे मतलब ये सिर्फ अरुणाचल ही नहीं, उत्तर पूर्व को लेकर पूरी चर्चा हुई है। और जैसा कि हमारे बड़े भाई इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, तो उत्तर पूर्व को लेके क्या धारणा हिंदी पट्टी में वगैरह वगैरह, वो सब चलिए ठीक है। भूपेन हजारिका हम लोगों के बहुत प्रिय गायक हैं, और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य से लेकर के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, वो सब। अभी मैं रिसेंटली जो है नील पवन बरुआ के इसमें गया था, जब वो गुजर गए, बड़े चित्रकार, और दीपाली बौर ठाकुर जो वहाँ की बड़ी सिंगर, नाइटिंगेल ऑफ असम का मतलब नॉर्थ ईस्ट कहलाती हैं, तो वो सब ठीक है चलिए। ये मेरे मन में बड़ा सवाल उठता रहता है कि उत्तर पूर्व के जो ये सभी प्रांत हैं, उनमें आपस में हमेशा तनातनी क्यों बनी रहती है? ये जो सेवन स्टेट्स ना, हाँ, तो ये इन सभी, अब 8 हो गया, एक 8 सिक्किम ना, कौन सा सिक्किम जोड़ के 8 हो गया। तो ये खास करके ये 7 में हमेशा से ये खबरें हम लोग देखते रहे हैं कि उत्तर नागालैंड से असम का, मिजोरम से असम का, फला से फला का, ऐसा क्यों है इतना? नहीं, ये एक दूसरे के साथ इतना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पड़ोसी में भी हमारी जो जमीन की बंटवारा, मतलब हम जो वो वॉल वगैरह बनाते हैं, उसमें भी तनातनी चलती है। वो उस तरह की तनातनी है, वो दुश्मन वाले ऐसा नहीं, बॉर्डर डिस्प्यूट से ज्यादा वही जो अभी ये तक तो ये तो एवरी स्टेट में होगा, एवरी गांव में होगा। हाँ जी 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 जी। अच्छा, एक स्टेट के साथ उस तरह से वो ये नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया याराम, अश्विनी कुमार पंकज जी।
इसी के साथ हम ये सत्र समाप्त करते हैं।